हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा पॉलिटी सीरीज़ का लेक्चर है, जिसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर कर रहे हैं। तो उसके अंदर अगर हम बात करें आज के, अगर हम चैप्टर की बात करें, लेक्चर की बात करें, तो इसके अंदर हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जो है उसको यहाँ पे हमने लिया है। उसके बारे में यहाँ पे हम रीड करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके वहाँ पे कास्ट लगता है। यहाँ पे जो बैकवर्ड जो है क्लासेज वर्ड यूज किया गया है, कास्ट का जो वर्ड है वो यूज नहीं किया गया है। इसको एक कलेक्टिव वे में माना है कि ये बहुत सारी जो कास्ट हैं उनको यहाँ पे ओबीसी के अंदर में ऐड किया गया था। और अगर हम बात करें कि उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो किस तरीके से मिलता है, उसके बारे में अगर हम बात करें, जो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके थ्रू इसको आर्टिकल 338 बी के अंदर में ऐड किया गया, और जो बैकवर्ड सेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सबको ये इंक्वायर करता है, उनसे रिलेटेड ग्रीवेंस प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें कि 1993 से ये जो कमीशन था ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बैकिंग नहीं थी, और इसको जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो देखता था वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, जो आर्टिकल 338 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया। 338 ए के थ्रू कौन सा कमीशन है? 338 ए के थ्रू है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, और उसके बाद में 338 बी के थ्रू 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को इस्टेब्लिश किया गया। तो फ्रेंड्स, ये इसकी जर्नी है, इसके जो कंपोजिशंस हैं उन सब के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले अगर फ्रेंड्स हम बात करें, इससे पहले हमने इलेक्शन कमीशन को रीड किया, इलेक्शन कमीशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने फाइनेंस कमीशन को रीड किया था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को यहाँ पे रीड किया है हमने। तो फ्रेंड्स, ये सब हमने अभी तक जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इसके अलावा हमने जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू आता है, और आर्टिकल 350 बी के अंदर जिसको इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ इन सब के जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि आर्टिकल 324 है जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 280 है जो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, इसके अलावा 338 ए है, इसके अलावा 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दी गई थी। फिर 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनके अंदर बाइफर्केशन होता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बीच में। तो ये सब हमको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जो फैक्चुअल नॉलेज है इसके बारे में आपको याद करना चाहिए। अभी जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो फ्रेंड्स, आप अगर मेंस का कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, मेंस का अगर कहीं पे भी मेंशन करना है, अगर आप आर्टिकल के साथ उस आंसर को देते हो, आंसर को उसको आर्टिकल के साथ में उसका जो बैकिंग है वो आप जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रेजेंट करते हो, तो आपको भी काफ़ी सहूलियत होती है, आपका जो आंसर है वो टेक्निकली काफ़ी साउंड करेगा। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जब भी आप, अगर हम बात करें कि पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, GS2 के क्वेश्चन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो आपको जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनके बारे में पता होना चाहिए, एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, बिल्स के बारे में पता होना चाहिए, और कुछ जो फैक्चुअल डाटा है उसके बारे में आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ नॉर्मल जो जानकारीज हैं, जो बेसिक जो जानकारीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि हम यहाँ पे जो OBC कमीशन है उसको देखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि OBC जो रिजर्वेशन का जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट में आता है, किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आता है, उन सब के बारे में यहाँ पे हमको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है उसके इस्टेब्लिशमेंट की जहाँ पे बात की गई है, तो इसके अंदर बोला है कि जो मंडल कमीशन जजमेंट था, मंडल कमीशन जजमेंट बेसिकली इसको इंदिरा साहनी जो केस है उसको यहाँ पे बोलते हैं, जो इंदिरा साहनी जजमेंट है उसको यहाँ पे बोलते हैं मंडल कमीशन जजमेंट। जो मंडल कमीशन जजमेंट 1992 के अंदर आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट को एक परमानेंट स्टैट्यूटरी कमीशन आप कॉन्स्टिट्यूट करो, किन के लिए? बैकवर्ड क्लासेज
क्लासेज के लिए जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है, जिनको ओवर इंक्लूजन है या नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी क्लासेज इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेज। और फिर उसके बाद में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज आया था इस्टेब्लिशमेंट में। पर फ्रेंड्स याद रखना, ये स्टैट्यूटरी कमीशन था, स्टैट्यूटरी था, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं थी यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो कमीशंस हैं जो इस्टेब्लिश हुए हैं बैकवर्ड क्लासेज के लिए, सबसे पहला जो बैकवर्ड क्लासेज का जो कमीशन है वो 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था, सॉरी 1953 में फ्रेंड्स, 1953 में काका कालरेकर कमीशन है, काका कालरेकर कमीशन 1953 में इस्टेब्लिश होता है। इसके बाद में फ्रेंड्स 1979 में बीपी मंडल कमीशन आता है, इसको सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कहते हैं। 1973 में बीपी फ्रेंड्स अगर हम बात करें फर्स्ट कमीशन जो इस्टेब्लिश हुआ था काका कालरेकर कमीशन है, काका कालरेकर कमीशन। इसके बाद में जो सेकंड है वो बीपी मंडल कमीशन जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो 79 के अंदर आता है, 79 के अंदर कौन सी गवर्नमेंट होती है यहाँ पे हमारे, अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में जो गवर्नमेंट होती है वो जनता पार्टी की गवर्नमेंट होती है। पहली बार कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है वो सेंटर में पावर के ऊपर आती है, तो बीपी मंडल कमीशन बनता है। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका अगर हम बात करें कि इसको इम्प्लीमेंट, जो बीपी मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है 1989 के अंदर में, उनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और उसी समय में एक जो इंडियन अगर पॉलिटिक्स के अंदर में एक टर्मिनोलॉजी आती है सामने, मंडल वर्सेस कमंडल। मंडल वर्सेस कमंडल, अगर आपको लिटिल बिट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो एक टर्मिनोलॉजी है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर में, मंडल वर्सेस कमंडल जो पॉलिटिक्स उस टाइम में चलती है। और एंटी मंडल कमीशन का जो रिजर्वेशन दिया गया था उसके एंटी में भी प्रोटेस्ट हुए थे। बहुत सारे लोग से ऐसे भी थे जिनकी डेथ हो जाती है उसी टाइम में, वो जो प्रोटेस्ट के टाइम में। कुछ ऐसे भी थे जो इसके पॉजिटिव वे में, जो इसके प्रो के अंदर में लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि हमको जो रिजर्वेशन है वो मिलना ही चाहिए। तो 1989 में जो बैकवर्ड क्लासेज है, जो ऐसे ग्रुप्स जो मैक्सिममली एग्रीकल्चर सेक्शन से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दे दिया जाता है फ्रेंड्स। और उनको यहाँ रिजर्वेशन देने के साथ ही इनको स्टैट्यूटरी जो डिमांड है वो की जाती है। इंदिरा साहनी जजमेंट आता है सबसे पहले 1992 में। 1992 में जो इंदिरा साहनी जजमेंट आता है, इंदिरा साहनी जजमेंट ने फ्रेंड्स जो बेसिकली सबसे पहले तो ये जो 27% जो रिजर्वेशन दिया गया था बैकवर्ड क्लासेज को, इन बैकवर्ड क्लासेज का ये जो रिजर्वेशन है इसको इन्होंने वैलिड माना, इन्होंने वैलिड मान लिया। इसके अलावा इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर में जो मंडल केस जजमेंट भी बोलते हैं, इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर में 50% कैप भी लगा दी फ्रेंड्स। 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे 27% रिजर्वेशन है वो दिया गया, 50% कैप लगा दी गई। इसके अलावा यहाँ पे एक वो काम और किया गया, जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट भी आया था बैकवर्ड क्लासेज के लिए। अगर ऐसी कोई बैकवर्ड क्लासेज से कोई पर्सन बिलोंग करता है, उनके पास ए क्लास ऑफिसर हैं, अगर वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो ए क्लास ऑफिसर हैं, इसके अलावा कुछ ज़मीन का भी है कि इतना उनका लैंड है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर ज़मीन है तो उन लोगों को यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लास का जो स्टेटस है, जो अगर बात करें कि जो वो बैकवर्ड क्लास के अंदर शामिल नहीं हो सकते, जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो लोग उठा नहीं सकते। तो ये यहाँ पे कुछ कैपिंग लगाई गई थी जिसमें क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट आया था। फ्रेंड्स अगर हम क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले ये जो क्रीमी लेयर वर्ड है इसको संतानाथम कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1971 में। 1971 में एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है, संतानाथम कमीशन है 1971 में। उस कमीशन ने पहली बार ये जो वर्ड है क्रीमी लेयर को वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इंडियन अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर पहली बार क्रीमी लेयर जो शब्द है वो आता है। उसके अंदर माना गया था कि किसी भी पर्सन की अगर इनकम 8 लाख या उससे अबाव है तो वो एलिजिबल नहीं है रिजर्वेशन के लिए। बाद में जो इंदिरा साहनी जजमेंट है उनके द्वारा जो रिजर्वेशन के समय ये कैप लगा दी जाती है और यहाँ पे बेसिकली
प्रमोशन के अंदर जो रिजर्वेशन है उसको भी यहाँ पे डिलीट किया जाता है। इसके अलावा उसी समय में जो पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी उनके द्वारा इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शंस हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस है, उनको रिजर्वेशन दिया गया था, बट उनको बेसिकली इंदिरा साहनी जजमेंट के द्वारा उसको यहाँ पे लैप्स कर दिया जाता है, उसको यहाँ मना कर दिया जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे स्टोरी है जो अगर हम बैकवर्ड क्लास के जो रिजर्वेशन से रिलेटेड बात करें, जो बैकग्राउंड स्टोरी है आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी होनी चाहिए जो बैकवर्ड क्लास की जो जर्नी है कि किस तरीके। और अभी हम प्रेजेंट में भी बात करें फ्रेंड्स, प्रेजेंट समय में भी बात करें तो आर्टिकल 340 है, आर्टिकल 340 के थ्रू आर्टिकल 340 क्या बोलता है? आर्टिकल 340 बोलता है कि प्रेसिडेंट को पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करे एक कमीशन, जो कमीशन इंक्वायर करे जो ओबीसी का जो बेनिफिट है उसको इक्विटेबल वे में शेयर किया जाए। तो अभी इस कमीशन को रिसेंटली जो आर्टिकल 340 के अंदर जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उस कमीशन को जो हेड कर रहे हैं जस्टिस रोहिणी कमीशन है, बोलते हैं जस्टिस जी रोहिणी, जस्टिस जी रोहिणी कमीशन इसको बोलते हैं। और इस जस्टिस रोहिणी के द्वारा इस कमीशन को हेड किया गया था 2017 से, और अभी उन्होंने रिपोर्ट भी दी है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि ओबीसी जो कमीशन है, ओबीसी जो रिजर्वेशन है, उनका जो रिजर्वेशन को कैटेगराइजेशन कर देना चाहिए, सब कैटेगराइजेशन कर देना चाहिए, इसको 2, 6, 9 एंड 10 के अंदर में डिवाइड कर देना चाहिए, 2, 6, 9 और 10, जिसके थ्रू जो जितनी भी जो क्लासेज हैं, जितने भी जो कास्ट हैं इसके अंदर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अगर बात करें कि जो अगर हम बात करें कि जो संख्या की, क्वांटिटी की, तो सबसे ज़्यादा जो भीड़ है, जो संख्या है, जो लोगों की जो भीड़ है वो इसी कैटेगरी के अंदर है। तो उनके द्वारा यहाँ जो बेसिकली बोला जाता है कि 27% रिजर्वेशन है एक तो ओबीसी को जो रिजर्वेशन है वो 27% है। इसके अंदर भी कुछ डोमिनेटिव कास्ट हैं, वो इस रिजर्वेशन का बेसिक बेनिफिट उठा रही हैं, तो इसलिए इसको सब कैटेगराइजेशन करने की ज़रूरत है कि सभी जो सेक्शन हैं सोसाइटी के उनको अच्छे वे में ये रिजर्वेशन मिल सके। और ऐसा नहीं है कि जो 27% ओनली कर रखा है, और जिसके अंदर बेसिकली अगर हम बात करें कि दो अराउंड 20% जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो 1 या 2 जो सेक्शंस हैं उनके द्वारा ही उठाया जाए, उनको ये बेनिफिट मिले। तो उसके लिए यहाँ पे जो समय समय पे ऐसे कमीशंस हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, इस कमीशन को एग्जामिन किया जाएगा कि इस कमीशन को किस तरीके से लोगों को सही वे में पहुंचाया जा सके, सही वे में लोग इस कमीशन का जो बेनिफिट है वो उठा सकें। तो इस वजह से ये सब किया गया था फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स कुछ बातें थी, हमने जो ओबीसी है उसके जो कमीशंस हैं उसकी जो जर्नी थी उनके बारे में यहाँ पे हमने रीड किया। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कुछ आर्टिकल्स हैं जो आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 342 के जितने भी पार्ट हैं इसके बारे में आप रीड करना फ्रेंड्स, गूगल करना, रीड करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बुक है आपकी, अगर इसके अलावा अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपकी बुक नहीं है तो कोई एप्लीकेशन होगा मोबाइल के ऊपर में, तो वहाँ पे आप इसके बारे में रीड कीजिए। 342 आर्टिकल से रिलेटेड 342A के थ्रू भी रीड कीजिए, 342 के जितने भी जो सेक्शंस हैं, 342 आर्टिकल के बारे में जो भी चीज़ें हैं जिसमें लिस्ट से रिलेटेड बातें हैं कि ओबीसी की लिस्ट 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली क्या जजमेंट्स हैं, उन सब के बारे में आप यहाँ पे रीड करोगे। ये आपका होमवर्क है फ्रेंड्स, और इसके बारे में आप रीड करोगे तो फ्रेंड्स आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। रिसेंटली जो मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं, अच्छे न्यूज़पेपर हैं जिनके जो एडिटोरियल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में भी आप रीड कीजिए। तो 2-3 अच्छे जो न्यूज़पेपर या एडिटोरियल्स आप रीड करोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली क्या जजमेंट दिया, कि ओबीसी की लिस्ट कैसे प्रेसिडेंट के द्वारा ही बनाई जाएगी या वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, बाद में उस जो जजमेंट था उसका क्या चेंज हुआ, गवर्नमेंट ने किस टाइप से उसको चेंज किया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अभी हमने ओबीसी कमीशन की जर्नी देखी। फर्स्ट कमीशन हमने देखा काका कालरेकर कमीशन है, काका कालरेकर के बाद में बीपी मंडल कमीशन है, बीपी मंडल के बाद में जो अगर हम बात करें इंदिरा साहनी जजमेंट आता है, और इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर जो एजुकेशन जो रिजर्वेशन है 16(4) के अंदर में आर्टिकल 16 है जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर यहाँ स्पेशल बेनिफिट दिया गया है, तो उसके थ्रू यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे
ये रिजर्वेशन की बात है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी है इस कमीशन का, जो बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो कमीशन है उस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी है उसके बारे में हमने देखा कि 1992 में जब मंडल केस का जजमेंट आता है, जिसको इंदिरा साहनी केस भी बोलते हैं। आपको ये इंदिरा साहनी केस पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इंदिरा साहनी केस इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। उनको इनके बारे में पता ही होना चाहिए कि इंदिरा साहनी केस क्या है। इस केस को आपको हर 10 डेज में 15 डेज में आपको न्यूज़पेपर के अंदर में आप कोई भी रिपोर्ट रीड कर रहे हो उसके अंदर आपको इसके बारे में, इससे रिलेटेड या बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंकेज के रूप में आपको कोई ना कोई आर्टिकल रीड करने को मिलेगा इन एवरी 10 डेज या 12 डेज के अंदर में। तो इंदिरा साहनी केस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जजमेंट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें केशवानंद भारती केस है जो बेसिक स्ट्रक्चर का केस है जिसके बारे में हमको पता है, उसी तरीके से ये इंदिरा साहनी केस हैं। अगर हम बात करें कि जो नागराज केस हैं, जैसे रिजर्वेशन इन द प्रमोशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ केसेज हैं, तो ऐसे कुछ केस हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें कि जब वहाँ पर इसको जो स्टैट्यूटरी है स्टेटस है वो दिया गया, स्टैट्यूटरी स्टेटस के बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी क्रिएट कर दिया गया और ये 338 बी के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया आर्टिकल 338 बी के थ्रू फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, इससे पहले ये जो कमीशन था, इस कमीशन का जितनी भी जो डाटास थे, जो इंक्वायरीज़ थी, वो सब हुआ करती थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के द्वारा। इससे पहले अगर हम और कमीशंस की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पहले एक कमीशन हुआ करता था, फिर 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन दोनों को मिला के इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे बाइफरकेट किया गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग हो जाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग क्रिएट कर दिया जाता है 338 बी के थ्रू। अगर हम बात करें कि वहाँ भी एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है और 3 यहाँ पे मेंबर हैं, सेम यहाँ पे तीनों के अंदर में यही सिचुएशन है कि एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 मेंबर होंगे। और ये तीनों के तीनों जो पाँचों लोग हैं, जो 3 मेंबर, एक वाइस चेयरपर्सन और एक चेयरपर्सन है, ये पाँचों लोग अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट ने ही इनकी जो सर्विस है, जो कंडीशंस हैं, जो टेन्योर है, सब कुछ यहाँ डिटरमाइन किया है प्रेसिडेंट ने ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि जजमेंट के बारे में देखा। जजमेंट आता है, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलता है, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ओबीसी कमीशन बनता है, ओबीसी कमीशन बनता है 102 के थ्रू, जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बनता है जो बैकवर्ड क्लास का जो है। फिर उसके बाद में इसके मेंबर्स के बारे में देखा कि प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाएगा। फंक्शंस की बात करें तो वो ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि इन्वेस्टिगेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, जो मैटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सेफगार्ड करेंगे, सोशल या एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस का उनका वर्किंग को इवैल्यूएशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, कोई कंप्लेंट है जहाँ पे अगर इनके डेप्रीवेशन ऑफ राइट्स हो रही है, इनकी जो अधिकार है वो उसकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, उनको सही ढंग से उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर आवाज़ उठाई जाएगी। इसके अलावा पार्टिसिपेट करेंगे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन कमीशंस के, इन जो कम्युनिटीज़ हैं इसके अंदर में, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आवाज़ उठाएंगे। और जो स्टेट गवर्नमेंट या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे इन बातों को बताया जाएगा, जो पॉलिसी फ्रेमिंग है इनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो इनको ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है टाइम पे जो अपनी रिपोर्ट है उसको सबमिट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा भी। अगर उनको ऐसी कोई रिपोर्ट की ज़रूरत है तो मांगी जा सकती है। एनुअली अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे और प्रेसिडेंट उस जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। द कमीशन प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट और इट कैन आल्सो सबमिट ए रिपोर्ट एंड नेसेसरी, जब उनको लगे कि अब समय आ गया है रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए तो ये उस समय भी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा रिपोर्ट मांगी भी जा सकती है अगर कोई ऐसा समय आता है, ज़रूरी है उसके उस कैटेगरी कम्युनिटी के लिए, तो वहाँ पे समय से पहले भी रिपोर्ट मांग ली जा सकती है। जो अगर प्रेसिडेंट के द्वारा बात करें, ये सेम है बैकवर्ड क्लासेज में, शेड्यूल कास्ट में एंड द
अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब्स के जो कमीशन है वहाँ पे प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को कमीशन ने जिन लोगों को रेफ़र किया है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको यह जो रिपोर्ट है उसको रेफ़र करेंगे, उनसे वहाँ पे जो जवाब है वो मांगा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो लोगों की राइट्स है, जो अधिकार है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं पे जो भी उस रिपोर्ट के अंदर कंसर्न है उनको यहाँ पे रिपोर्ट सेंड की जाएगी। इसके अलावा अगर हम पावर और जो पावर है, जो क्या क्या क्षेत्र हैं, कहाँ पे कैसे काम करेंगे, इस कमीशन के बारे में जो पावर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के जो कमीशन है, कमीशन के द्वारा अगर किसी भी पर्सन को यहाँ बुलाया जा सकता है, इंक्वायरी की जा सकती है, बातें की जा सकती हैं, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आप जो अगर कोई भी इंसिडेंट है उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई रिपोर्ट्स हैं वो मांगी जा सकती हैं, एविडेंस मांगे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें थी, ये कुछ पावर्स हैं जो यहाँ पे कमीशन की हैं, ये सेम पावर्स हैं। इन पावर्स के बारे में आपको अगर आप बात करोगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड द बैकवर्ड क्लासेज की जो पावर्स एंड जो प्रोसीजर है वो सेम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम का जिस तरीके से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन कमीशंस के साथ कंसल्ट करेंगे अगर कोई भी पॉलिसी रिलेटेड कोई मेजर है, कोई डिसीजन लेना है सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेज से रिलेटेड, तो वहाँ पे इनके द्वारा उनकी कंसल्ट किया जाएगा कि कैसे क्या किया जाए कि इन कास्ट का, इन कम्युनिटीज़ का अच्छे से बेनिफिट हो सके, अच्छे से ये लोग अपना जो अधिकार है वो उठा सकें, अच्छे से इनको एजुकेशन के अंदर डेवलपमेंट आ सके। तो ये कुछ बातें हैं, इस तरीके से कंसल्ट किया जाता है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को भी, शेड्यूल कास्ट को भी किया जाता है और शेड्यूल ट्राइब के जो कमीशन है उनको भी किया जाता है, उनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैं उनको, उस कम्युनिटी का आज भी जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उस कमीशन के द्वारा ही उनके जो मैटर्स हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देखा जाता है। इससे पहले जो बैकवर्ड क्लास का रिलेटेड जो भी डाटास थे, जो भी उनके मैटर्स हुआ करते थे, जो भी उनका केसेस थे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के द्वारा ही ओबीसी कमीशन को भी देखा जाता था, ओबीसी कमीशन की बातों को सुना जाता था। अगर हम बात करें तो ये चेंज हुआ है जब से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें थी जो हमने आज देखी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के बारे में हमने पहले देखा था। आज जो हम देखे नेशनल कमीशन फॉर जो बैकवर्ड क्लासेज है उसके बारे में देखी, कंप्लीट हमने डाटा देखा, हमने जर्नी देखी ओबीसी कमीशन की। पहला जो कमीशन है जो बैकवर्ड क्लास कमीशन आया था, काका कालरेकर कमीशन आया 1953 में, फिर 78-79 के समय जब जनता गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बीपी मंडल कमीशन बनाया जिसको इम्प्लीमेंट किया। उसके 10 ईयर बाद में 89 के समय में किन्होंने वीपी सिंह गवर्नमेंट आती है, वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट थी उस समय, उनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जो पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, तो उनके द्वारा ये कमीशन को रिपोर्ट है उसकी जो रिकमेंडेशंस है उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसी समय में जो देश है, देश के अंदर में कुछ जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं, मंडल वर्सेज कमंडल की पॉलिटिक्स आती है, एक टर्मिनोलॉजी आती है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि उसी समय में जो एंटी जो रिजर्वेशन है उसके रिलेटेड भी मूवमेंट्स हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें कुछ स्टूडेंट्स की डेथ भी हो जाती है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपको लिटिल बिट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो। उसके बाद में इंदिरा साहनी जजमेंट आता है। इंदिरा साहनी जजमेंट के द्वारा रिजर्वेशन को वैलिड मान लिया जाता है। रिजर्वेशन के आर्टिकल की अगर बात करें 16(4) है फ्रेंड्स, आर्टिकल 16 ये एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन का आर्टिकल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फ्रेंड्स यहाँ पे उसको वैलिड मान लिया जाता है, यहाँ पे कैप लगा दी जाती है कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% को क्रॉस नहीं करेगा, टोटल रिजर्वेशन 50% को क्रॉस नहीं करेगा। इकोनॉमिक एंड बैकवर्ड क्लास को वहाँ रिजर्वेशन देने की कोशिश की जाती है। पीवी नरसिम्हा राव सर की जब गवर्नमेंट थी उसको वहाँ क्वेश कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि 10% नहीं अलाउ होगा एक्स्ट्रा, जो इकोनॉमिक जो बैकवर्ड हैं उन लोगों को, जो इकोनॉमिकली इतने वेल्दी नहीं है, उन लोगों को नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि प्रमोशन के अंदर भी कोई बैकवर्ड क्लास को कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, वहाँ भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है इंदिरा साहनी जजमेंट के द्वारा। तो इंदिरा साहनी जजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्या के अंदर इम्पोर्टेंट जजमेंट क्या निकल के आया, सबसे पहले ये जो 27% रिजर्वेशन दिया गया, जो बेसिकली जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको दिया गया, तो उसको वैलिड माना यहाँ पे। दूसरा इनके ऊपर कैपिंग लगाई कि क्रीमी लेयर होना चाहिए। इनके अंदर जो 27% लोगों के अंदर जो अच्छे से पैसे वाले हैं, जो
जिनके पास अच्छी ज़मीन है, ए क्लास ऑफिसर हैं, तो उन लोगों को जजमेंट, उन लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगाया गया। अगर हम बात करें क्रीमी लेयर की, तो संतनाथम कमीशन है जो 1971 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। संतनाथम कमीशन ने पहली बार इस वर्ड को यूज़ किया था, क्रीमी लेयर को। तो क्रीमी लेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी जो अगर स्टेट्स के अंदर बात करें, जो लिमिटेशंस होती है क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर की, तो इसको हर स्टेट के अंदर में चेंज किया जाता है। कभी कभी 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख इस टाइप से चेंज कर दिया जाता है समय के अकॉर्डिंग, तो इनको चेंज किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 93 में जो मंडल कमीशन की, उसमें इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाता है बैकवर्ड क्लास कमीशन को। और स्टैट्यूटरी स्टेटस के बाद में हमको ने देखा कि कैसे 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 338B के अंदर में, 338B के अंदर में इसको रिजर्वेशन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है हमारे जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है। उसके साथ ही आर्टिकल 340 के अंदर में, आर्टिकल 340 के अंदर यहाँ कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट होता है। 340 के अंदर एक कमीशन बनता है। कमीशन का नाम अगर हम बात करें, जस्टिस रोहिणी कमीशन है। जस्टिस रोहिणी कमीशन के द्वारा जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है कि जो रिजर्वेशन है वो सभी को मिले, सभी सेक्शंस को अच्छे से मिले, सभी सेक्शन इसका अच्छे से बेनिफिट उठा सकें। इसलिए यहाँ पे बाइफर्केशन की बात आती है। बहुत सारे स्टेट्स में सब कैटेगराइजेशन कर दिया गया है इस रिजर्वेशन को। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हमने ओवरव्यू लिया, यहाँ पे हमने क्या क्या रीड किया है, बैकवर्ड क्लास के बारे में क्या क्या रीड किया है। कमीशन आता है, एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, 3 मेंबर होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि किस टाइप से वो इंक्वायरी कर सकते हैं, जो ओबीसी के रिलेटेड जो बातें हैं, जिनको अगर अधिकार नहीं मिल रहा है तो उनकी बातें उठा सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन होने की जो बेनिफिट यहाँ पे होते हैं इनको, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को। आपको जो रीड करना है वो आर्टिकल 342 के बारे में आपको रीड करना है। तो फ्रेंड्स आज का ये डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको ये डिस्कशन वीडियो सही लगा है, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आप ये जो वीडियोस हैं वो शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अच्छे से मेहनत कीजिए। हमको ये जो सिलेबस है, जितने भी जो बेसिक बुक्स हैं, इनको हमको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के बाद में जो लास्ट जो समय आएगा, जैसे हम बात करें कि जो नवंबर दिसंबर का जो समय होगा, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे। नवंबर दिसंबर एंड जनवरी के बाद में फिर फरवरी मार्च और अप्रैल के समय में हम टेस्ट की प्रैक्टिस करना, टेस्ट की प्रैक्टिस के अलावा कंटिन्यू मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना। तो उन सभी बुक्स का हम रिवीजन करेंगे उस समय में। तो इन नेक्स्ट जो 2-3 मंथ्स का जो समय है, 2-3 मंथ्स के समय में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो स्टैटिक पार्ट है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आप कंटिन्यू स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।